हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पुष्प को किस प्रकार से इमैस्कुलेट करते हैं, उसको बंध्याकरण किस प्रकार से करते हैं और एक हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन जब आप बायोलॉजी का किसी भी प्रकार का बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल या डिसेक्शन करते हैं तो उस बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस बॉक्स को हम कौन सा नाम देते हैं? डिसेक्शन बॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका जो रखा हुआ है ये शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिसेक्शन बॉक्स में हम एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपको ये सीजर्स जो रखी हुई हैं, ये साइज में दो प्रकार की आपकी सीजर होती हैं। यहाँ पर आप देखते हैं इसका जो लार्ज सीजर्स हैं ये थोड़ा सा ब्लंट होती हैं। इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर पर्याप्त जगह होती है और किसी भी दिए गए स्पेसिमेन को जब हम डिसेक्ट कर रहे होते हैं या उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं तब इसका उपयोग हम करते हैं, इसलिए इसको जो है लार्ज सीजर कहते हैं। यहाँ पर हम स्मॉल सीजर को देखते हैं, इसके दोनों पॉइंट्स जो हैं ये शार्प होते हैं और इसका उपयोग हम उस जगह पर करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स को डिसेक्ट करने में जहाँ पर कम जगह जो है हो, तभी इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपको जो है सैलून की मार्केट में दिखने को मिलता होगा। ये आपका रेजर होता है। इस रेजर को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है? इसको इस प्रकार से हम खोलते हैं और ये ऊपर वाला हिस्सा 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये वाली उंगली जो है आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए और बाकी ये दो उंगलियां ऐसे होनी चाहिए और अंगूठा जो है इस प्रकार से होना चाहिए। ये आपका सही तरीका होता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? सेक्शन को काटने में करते हैं और बहुत सारे जैसे स्पेसिमेन हो, वो चाहे इंडिविजुअल्स हो या किसी सेक्शन काटना हो, तब इसका उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते होंगे इसमें ब्लेड लगाई जाती हैं, ये ब्लेड होती है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी भी स्टेन, एसिड वाटर या केमिकल्स को लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसे हम ड्रॉपर कहते हैं। ये आपको कांच की कटोरी जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखें तो इस प्रकार ये आपको दिख रहा होगा, ये कांच की कटोरी जैसा होता है इसको अगर हम इंस्ट्रूमेंटल बात करें टेक्निकल लैंग्वेज की तो ये आपको कांच कटोरी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब एसिड वाटर, केमिकल या जब आप सेक्शन कटिंग करते हैं तब इसको इसमें रखा जाता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में वॉच ग्लास कहते हैं। ये किसी किसी डिसेक्शन बॉक्स में दो होते हैं। दो होने से ये फ़ायदा होता है कि जब सेक्शन कटिंग करवाते हैं तो यहाँ पर सेक्शन काटने के बाद में जब स्टेनिंग करना होता है तो स्टेनिंग करने के लिए जो है हम इसमें एसिड वाटर या नॉर्मल वाटर ले करके क्या करते हैं, इसको हम दूसरे वॉच ग्लास का उपयोग करते हैं जब स्टेन की गई सेक्शन को रखना होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये हैंड लेंस की बात कर रहे होंगे। हैंड लेंस ये एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज़ को लगभग 40 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल माइक्रोस्कोप की भांति काम करता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें एक ये जगह लगी हुई दिख रही है। यहाँ पर एक रेजर की तरह जो बोन्स काटने का काम करता है, इसकी कह सकते हैं जो रेजर होती है इस प्रकार से यहाँ पर होती है, उसको यहाँ पर सेट करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर? छोटे इंडिविजुअल्स, स्पेसिमेन या ऑर्गेनिज्म की जो अस्थियाँ होती हैं उसके काटने का काम लेते हैं इससे। जब दिए गए स्पेसिमेन या सेक्शन को सही तरीके से जैसे वॉच ग्लास में काट लिया गया, अब स्लाइड प्रिपरेशन के समय स्लाइड ये आपकी 75x25x1 के साइज की होती हैं। ये कांच की आयताकार संरचना होती है। इसमें दिए गए सेक्शन स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं। स्लाइड को प्रिपेयर करने की बात करें तो इसके कई स्टेप होते हैं। यहाँ पर अगली वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर डिसेक्शन बॉक्स और इमैस्कुलेशन के बारे में समझेंगे। इसके बाद अगर स्लाइड आपने प्रिपेयर कर ली तो
क्या करते हैं, जब माउंट की गई स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं। कवर स्लिप आपकी गोलाकार हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। जैसे ये संरचना शायद आपको दिख रही होगी, ये स्क्वायर में है, वर्गाकार स्लाइड है। तो इसको कवर स्लिप जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर रख देते हैं, कवर स्लिप इसको कहते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इधर आपका छेद हो और इधर भी आपका छेद होता है। जब किसी भी इंडिविजुअल्स को आप डिसेक्ट करते हैं, डिसेक्ट करने के लिए डिसेक्शन जो बॉक्स होता है और इसके अलावा डिसेक्टिंग ट्रे की आवश्यकता होती है। डिसेक्टिंग ट्रे आप नॉर्मली जानते हैं। ट्रे और डिसेक्टिंग ट्रे में ये अंतर होता है कि जो ट्रे होती है उसमें लगभग 1 इंच मोटी जो होती है, क्या होता है, मोम की परत बनाई जाती है, ताकि किसी भी डिसेक्ट किए गए इंडिविजुअल्स को जो स्किन या अन्य उसके ऑर्गन्स होते हैं उसको सही तरीके से पिन में चुभाया जा सके। ये होता है डिसेक्टिंग ट्रे का और ट्रे में अंतर होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर इसका उपयोग की बात करें तो जैसे किसी इंडिविजुअल्स को मान लीजिए डिसेक्ट कर रहे हैं, उसमें पानी डाल दिए, पानी डालने के बाद में कोई भी हार्ड टिश्यूज या सॉफ्ट टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज को ब्रश की सहायता से, चिमटी की सहायता से हटाते हैं, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज को पानी की सहायता से या ब्रश की सहायता से या ब्लोइंग पाइप, इसका नाम क्या होता है, ब्लोइंग पाइप होता है। इसको आप जो है एयर देने के लिए या पानी की हल्की जलधारा से टिश्यूज को हटा सकते हैं। नेक्स्ट अपैरेटस है आपका, यहाँ पर ये देख रहे हैं, किसी भी हार्ड टिश्यूज को भेदने का काम करता है यहाँ पर। इसके बाद ये आपको 2 चिमटियाँ दिख रही होंगी। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो इनको फॉर्सेप कहा जाता है। ये आप देख रहे होंगे 2 प्रकार की फॉर्सेप होती हैं। इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। देखने की बात करें तो यहाँ पर देख रहे होंगे इनके टिप्स जो है ब्लंट है और यहाँ पर ये टिप्स इनके जो हैं पॉइंटर हैं, मीन्स थोड़ा सा शार्प है। तो इनका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जो बहुत ही कम जगह और माइन्यूट पार्टिकल्स को उठाना होता है। इसका उपयोग वहाँ पर हम करते हैं जो पार्टिकल्स थोड़ा सा लार्ज हो और जगह थोड़ा सा पर्याप्त हो। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चिमटी कहते हैं, मीन्स फॉर्सेप कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपकी नीडल्स होती हैं। जब मान लीजिए ये आपकी डिसेक्टिंग ट्रे है, डिसेक्टिंग ट्रे में होता क्या है कि ये आयताकार डिसेक्टिंग ट्रे भी होती है और ट्रे आप जानते हैं कि साइड में धारी उठी होती हैं। तो उसके बीच में वैक्स मीन्स मोम की लेयर होती है जो लगभग 1 इंच मोटी होती है। उसमें पानी भर दिया जाता है और उसके बाद में इंडिविजुअल्स को डिसेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे मेढक है या फिर गिरगिट है या इसके अलावा चूहा है। तो किसी भी प्रकार को अगर आप डिसेक्ट करते हैं तो डिसेक्ट करने पर उसकी स्किन को हटाना होता है। स्किन को हटाएंगे तो उसको पिन को लगा देते हैं। अगर वैक्स है तभी तो पकड़ेगा, इसलिए वैक्स वहाँ पर जरूरी होता है। और डिसेक्टिंग जो ट्रे होती है उसमें पानी का होना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आप सॉफ्ट टिश्यूज को साफ कर रहे हैं तो वहाँ पर पानी आवश्यक हो जाता है। मतलब पानी थोड़ा सा डाल करके ब्रश की सहायता से उसको वहाँ से हटा दिया जाए। तो इसलिए डिसेक्टिंग ट्रे में पानी का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है, डिसेक्ट किए गए ऑर्गेनिज्म की स्किन को रिमूव कह सकते हैं, फिक्स करना या किसी भी ऑर्गन को फिक्स करना। उसके बाद में यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये काम क्या करता है, किसी चीज को भी आप साफ कर सकते हैं या मान लीजिए त्वचा को आप शार्प पॉइंटर वाली कैंची से या सीजर से काट रहे होते हैं तो इसको उस तरह से दबा सकते हैं। ये इसका काम होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका, जैसे इसको इस प्रकार से किसी चीज को साफ करना हो या प्रेस करना हो, ये इसका काम होता है। इसके दोनों हिस्से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं या खिसका सकते हैं। यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स में कुछ हुक्स रखे गए हैं। इन हुक्स का उपयोग क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स को भेद करके स्प्रिंग की सहायता से या किसी जगह में लटका दिया जाता है। ये हुक्स का काम होता है। ये हैंगिंग हुक्स हैं।
और ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसमें अभी आपको हमने दिखाया था कि स्क्वायर मीन्स वर्गाकार स्लाइड के ऊपर जो है वर्गाकार कवर स्लिप जो रखी जाती है उसके अंदर ये होती हैं। तो इस तरह से आप डिसेक्टिंग जो आपका डिसेक्शन बॉक्स है उसके सारे अपरेटस या सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पुष्प को किस प्रकार से इमैस्कुलेट करते हैं, मीन्स बंध्याकरण करते हैं, या कृत्रिम तरीके से हम किस प्रकार से उसको हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुष्प का द्विलिंगी होना बहुत ही जरूरी होता है। जब इसका उपयोग हम क्या करते हैं, ये हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, या इससे नई जातियों का या इसमें कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस कार्य के लिए बंध्याकरण का जो प्रयोगात्मक कार्य है इसके लिए हमें द्विलिंगी पुष्प की ज़रूरत होती है। अब देखिए मालवेसी कुल का जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस प्लांट आपके सामने लगा हुआ है, ये जो आपको पुष्प दिख रहा है, जो पौधा दिख रहा है, ये मालवेसी कुल का है। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। इसका अगर हम कहें कि यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये हमको लकड़ी तो देता नहीं है, भोजन तो देता नहीं है, क्या देता है, सुंदरता यानी कि पुष्प देता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं। इसका जो अगर फील्ड की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये गार्डन में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से इमैस्कुलेट किया जाता है या किस प्रकार से इसको हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तकनीक में या इस प्रक्रिया में पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए और पहले पुष्प को इमैस्कुलेट करना चाहिए। इमैस्कुलेट का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेल्स को हटा देना चाहिए। हटाने के बाद में वहाँ पर क्या करते हैं, जिस पुष्प या जिस भी प्रजाति का पोलन ग्रेन्स हमें डालना होता है उसको वहाँ पर क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवा देते हैं कृत्रिम तरीके से। उसके बाद में कवर से इसको कवर कर देते हैं और फिर बैगिंग कर देते हैं, फिर टैगिंग कर देते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर कह सकते हैं जिस प्रकार से संकरण कराया जाता है, संकरण यहाँ पर हो जाता है। तो पुष्प को इमैस्कुलेट क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं। पुष्प को इमैस्कुलेट तब करते हैं जब समय आपका जो है शाम का हो। कौन सा समय होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए पुष्प ये खुल चुका है, तो पुष्प खुला नहीं होना चाहिए। पुष्प खुलने के 1-2 दिन बाकी हो तभी हमको शाम के समय जा करके, और शर्त ये होती है कि हवा ना चल रही हो। हवा जब नहीं चलेगी उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब जिस समय आप कार्य कर रहे होंगे तो पोलन ग्रेन्स उड़ेंगे नहीं, और जब पोलन ग्रेन्स उड़ेंगे नहीं तो आपका पॉलिनेशन जो है परागण नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस पुष्प को, ये चूंकि पहले से ही खुला हुआ है तो खोलने वाला काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पुष्प की बात करें तो ये वाला जो है पुष्प अभी ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसको हम खोल नहीं सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम इसी को पर जो है आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले पुष्प में करते क्या हैं, ये आप देख रहे होंगे पुष्प, इसको आप बड़ी ही सावधानी की सहायता जो है सावधानी से देख रहे होंगे। ये कुछ रेड कलर आपको दिख रहा होगा, ये वर्तिकाग्र है, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जो आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिनको आप क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। इन पराग कोष को बड़ी ही सावधानी से हटाना होता है एक एक करके, और बिना जो है वर्तिकाग्र को छुए हुए, बड़ी ही आसानी से और बहुत ही सावधानी से इसको हटाते हैं। बस रुको। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह पुष्प जो है यहाँ पर इसका इमैस्कुलेट कर दिया गया। इमैस्कुलेट किसे कहते हैं, इमैस्कुलेशन मीन्स बंध्याकरण। बंध्याकरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दोनों मीन्स बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर कृत्रिम तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर को बारी बारी से हटा दिया गया है। अब यह पुष्प जो है क्या किया गया, एकलिंगी हो गया है। पहले तो बाइसेक्सुलेट था, देन अब हुआ क्या, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है जो फीमेल है।
अब यहाँ पर देखेंगे पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। ये नखर युक्त संरचना दिख रही है। मालवेसी में जो एपिकैलिक्स होते हैं, कौन सी संरचना होती है? एपिकैलिक्स होती हैं। एपिकैलिक्स के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैलिक्स होते हैं, ये नालवत संरचना होती है। और उसके बाद जो ये कलरफुल पंखुड़ियाँ दिख रही हैं इनको क्या कहते हैं? करोला कहते हैं। मीन्स ये अनुबाह्यदल और फिर दलपुंज। ये बाह्यदल, ये अनुबाह्यदल है, ये बाह्यदल है और ये दलपुंज हैं। जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम दलपुंज कहते हैं। और ये जो अब लंबी संरचना दिख रही है, ये जो लंबी संरचना दिख रही है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका के ऊपर जो ब्लंट सा एरिया, जो रेड अट्रैक्टिव आपको भाग दिख रहा है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिकाग्र का जो हिस्सा है वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि इसको इमैस्कुलेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर करेंगे क्या? मान लीजिए हमने दूसरे पौधे के पुष्प से जो है परागकण यहाँ पर परागकोश ले आए हैं। तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर इसको हम कृत्रिम तरीके से इसका हम पॉलिनेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? पॉलिनेशन करा देते हैं। ये किसी दूसरे पौधे की या दूसरे जाति का होगा। अब इसको कृत्रिम तरीके से पॉलिनेशन करवा दिया गया है। पॉलिनेशन करवाने के बाद में अब हम क्या करेंगे? देखिए इसको पहले तो क्या कहा गया? इमैस्कुलेशन कहा गया। क्या कहा गया? इमैस्कुलेशन कहा गया। अब यहाँ पर देखिए पॉलिनेशन तो हो गया। क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। अब हम बारी आती है कि बैगिंग करेंगे। बैगिंग के लिए क्या करते हैं? आपने बैगिंग के लिए एक छोटा सा बैग होना चाहिए। बैग इतना बड़ा होना चाहिए कि पुष्प सही तरीके से उसमें आ जाए। बैगिंग क्यों करते हैं? ताकि किसी दूसरे पुष्प के परागकण विष की वर्तिकाग्र पर ना आ जाएं। तो अब इसको हम बैगिंग करने से पहले इस बैग में छेद होने चाहिए ताकि वायु का एक्सचेंज हो सके। तो छेद कर लेते हैं। छेद करने के बाद में अब हम क्या करेंगे? इसकी बैगिंग कर देते हैं। अब बैगिंग करने से पहले यहाँ पर चाहे तो आप देखिए, हाँ इसी तरह से पहले बैगिंग ही कर लेते हैं, बाद में टैगिंग करेंगे। तो अब इसको इस तरह से बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग करने के बाद में इसको करेंगे क्या? यहाँ पर बैगिंग कर देते हैं और फिर इसके बाद में इसके मुंह को बांध देंगे। बांधने के बाद में अब देखिए यहाँ पर बांध दिया गया। और अब यहाँ पर कौन कौन से चरण हो गए हैं? आपका पुष्प सबसे पहले इमैस्कुलेट किया गया, फिर पॉलिनेशन किया गया, फिर बैगिंग की गई। बैगिंग करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर एक स्लिप बनाई जाती है। तो यहाँ पर स्लिप जो है क्या करेंगे? स्लिप तो मान लीजिए यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस पर है तो स्लिप मान लीजिए नहीं चिपकाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? इस पर टैगिंग करेंगे। अब टैगिंग का तरीका क्या होता है? टैगिंग में हम जो पौधा है इस पौधे का नाम लिख देते हैं। तो मान लीजिए कुछ भी हो तो हम यहाँ पर हिबिस्कस रोजासानेंसिस लिख दिए। अब हम किसी दूसरे पौधे का जिससे इसको पॉलिनेशन करवाए हैं उस पौधे का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? टैगिंग कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप सही तरीके से समझ चुके होंगे कि इसके कौन कौन से चरण होते हैं और डिसेक्शन बॉक्स के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन सभी चीज़ों को यदि आप सही तरीके से समझ में आ चुका है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।